नमस्कार। आज है 4 अक्टूबर, दिन मंगलवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले उन खबरों पर नजर जो बनी है आज की सुर्खियां। जी एंटरटेनमेंट निवेशकों के लिए बड़ी खबर। कंपटीशन कमीशन ने जील और सोनी के मर्जर को दी मंजूरी। मर्जर के बाद बनेगी देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी। दिवाली से पहले बाजार में तूफानी तेजी के छूटे पटाखे। सेंसेक्स में 1300 अंकों की धमाकेदार तेजी। निफ्टी भी करीब 400 अंक दौड़ा। कमजोर डॉलर से उछला रुपया। 81 रुपए के करीब पहुंचा डॉलर का भाव। डॉलर इंडेक्स फिसलकर 111 के पास। बेटिंग गेम्स के विज्ञापन दिखाने पर सख्त सरकार। टीवी चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म को हिदायत। बेटिंग गेम्स के विज्ञापन दिखाना बंद करें। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्यों बेटिंग गेम्स आपके लिए होते हैं नुकसानदायक और इसको लेकर भारत में क्या है कानून। फेस्टिव सीजन में आसमान पर पहुंचा हवाई किराया। कई नॉन मेट्रो स्टेशनों के टिकट के दाम 20,000 से ज्यादा। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। आखिर कैसे इतने महंगे बिक रहे हैं हवाई टिकट। और फिल्म आदि पुरुष पर बढ़ा विवाद। भगवान हनुमान के लुक को लेकर गुस्से में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। कहा अगर नहीं हटाया सीन तो कानूनी कार्रवाई पर करेंगे विचार। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से शाम की कहानी आपको बताते हैं। सुबह से शाम क्या हुआ, पूरी तस्वीर अपडेट में। आज सुबह एक खबर ने कश्मीर घाटी को दहला कर रख दिया। सुबह सुबह जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात हेमंत कुमार लोहिया की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने डीजीपी का कांच की बोतल से गला रेत डाला, साथ ही पेट और बाजू पर कई वार किए। हत्यारे ने शरीर पर केरोसिन छिड़क कर जलाने की भी कोशिश की। हत्या के मुख्य आरोपी यासिर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी यासिर जम्मू के काना चक में खेत में छिपा था। डीजी लोहिया का नौकर यासिर अहमद इस वारदात का मुख्य आरोपी है। आरोपी रामबन का रहने वाला है। वो करीब 6 महीने से उनके घर में काम कर रहा था। और घाटी में जब डीजी के मर्डर की खबर सामने आई, उसी दौरान गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर दौरे पर थे। आज अमित शाह का कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। आज उन्होंने राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों से आरक्षण का वादा किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 70 सालों तक जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव कराए गए। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को उखाड़ फेंक दिया। अगर ये नहीं हटता तो जम्मू कश्मीर में ट्राइबल रिजर्वेशंस नहीं मिलते। और आज एक और दिल दहला देने वाली खबर आई उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले स्थित डोकरानी बामक ग्लेशियर में आज एवलांच हो गया। एवलांच की चपेट में आने से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कई ट्रेनी और ट्रेनर्स वहां फंस गए। खबर यह है कि हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि NIM डोकरानी बामक ग्लेशियर में पिछले 22 सितंबर से ट्रेनिंग इसकी चल रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में बातचीत की और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। और इस बीच खबर आई कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है। उनके वकीलों ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी। हालांकि यह जमानत ईडी के केस में मिली है, इसलिए अभी सीबीआई वाले मामले में उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ईडी ने अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक देशमुख ने मुंबई के कई बार और रेस्टोरेंट से करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए जमा किए और नागपुर स्थित अपने पारिवारिक शिक्षण संस्थान में लगाए।
दूसरी तरफ मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ईडी ने 1 अगस्त को मुंबई के गोरेगांव में स्थित पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट में वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया था। संजय राउत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हैं। पात्रा चौल को साल 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को बनाने का ठेका दिया गया था। 47 एकड़ पात्रा चौल की जमीन पर 672 किराएदारों के लिए फ्लैट बने, लेकिन आरोप है कि बिना फ्लैट बनाए 9 बिल्डर्स को 901 करोड़ रुपए में जमीन बेच दी गई और इसी केस में संजय राउत का भी नाम सामने आया। चुनाव आयोग ने चुनावी घोषणाओं को लेकर सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। आयोग ने रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि वो वोटर्स को यह भी बताएं कि पैसा कहां से आएगा। आयोग ने कहा कि चुनावी वादों की पूरी जानकारी न देने और उनकी वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग ने कहा कि खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को देश भर के चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की थी। देश में मॉनसून का सीजन खत्म हो गया है। मॉनसून सीजन जून से सितंबर तक होता है। अब जो बारिश होगी उसे पोस्ट मॉनसून सीजन में गिना जाएगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मॉनसून सीजन में सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हुई है और यह लगातार चौथा साल है जब अच्छी बारिश हुई है। हालांकि इसके बावजूद देश के 17% इलाके सूखे की चपेट में भी रहे। इन इलाकों में सामान्य से 20% से 59% तक कम बारिश हुई है। मॉनसून की विदाई भले ही हो गई हो, लेकिन अभी 13 अक्टूबर तक पानी बरसने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में सामान्य से 115% अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो दिन भर का हाल आपने देख लिया और अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। और कवर स्टोरी है आम आदमी से जुड़ी हुई। अगर आप इस दशहरा और दिवाली पर हवाई सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टिकट के लिए आम दिनों से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। मौजूदा वक्त में देश के बड़े रूट्स पर किराए में 20 से 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई रूट्स पर यह किराया 30,000 के ऊपर भी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता के जो रूट पर हैं इन पर दाम बढ़ गए हैं। टियर 2 शहरों की जो टिकट की कीमतें हैं उनमें भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महंगे किराए के लिए फेस्टिव सीजन में बड़ी डिमांड भी जिम्मेदार है। साल दर साल का आंकड़ा देखें तो दशहरा, दिवाली की उड़ानों की सर्च में 25 से 30% का इजाफा भी हुआ है और इस दौरान होटल्स बुकिंग जो हैं वो भी 5 से 7% उनमें बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान बुकिंग इंक्वायरीज में भी 50 से 60% का इजाफा हुआ है। सिर्फ फेस्टिव डिमांड ही नहीं बल्कि महंगे ATF की यानी कि जो फ्यूल होता है उसकी वजह से भी किराए आसमान पर पहुंच चुके हैं। ATF के दाम साल भर में करीब 80% से ज्यादा उछल गए हैं। वहीं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल विलियम्स वॉल्श की माने तो हवाई किराए में अभी और बढ़ोतरी होना बाकी है। वॉल्श ने कहा है कि कोरोना के बाद से अब तक एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति काफी बेहतर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ज्यादा किराया वसूल कर भी एयरलाइंस अपने लॉस की भरपाई नहीं कर पा रही हैं। कई एक्सपर्ट्स ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को बढ़ाता है तो इसका सीधा असर ATF पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में हवाई सफर और भी महंगा हो सकता है और यह है चिंता की बात। लेकिन क्या वाकई में चिंता की बात है? और अगर चिंता की बात है तो कब तक ये बढ़े हुए दाम एक आम मुसाफिर को, हवाई यात्री को झेलने पड़ेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर, ये जो सर्ज आया है और ये छोटा मोटा सर्ज नहीं है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहे हैं जो टिकट्स हैं, ये एक्सपेक्टेड है? जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उन्हीं के अनुरूप हवाई किराए में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड है? नहीं, ये टोटली प्रेडिक्टेबल है। आपको याद होगा जब भारत सरकार ने फेयर कैप निकाली थी तो उस समय ये मानना था मीडिया का भी और अन्य लोगों का कि एयरलाइंस एकदम फेयर बढ़ा देंगे। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि फेयर केवल तब बढ़ते हैं जबकि फ्लाइट्स फुल होती हैं। अब हम सब जानते हैं कि कोई भी एयरलाइन जितना उनका सैंक्शन शेड्यूल्स हैं DGCA द्वारा जो कि मार्च में हुए थे, वो पूरी तरह से फ्लाइट नहीं ऑपरेट कर रहे,
किसी ना किसी एयरलाइन को पायलट की कमी है या हवाई जहाज की कमी है, या वो मार्केट समझते हैं कि मार्केट बड़ी कंसिस्टेंट नहीं है और सारे टाइम पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। तो एक तो वो कारण। दूसरा कारण ये है कि आपने सही बताया कि एटीएफ के दाम बहुत ज्यादा है। फ्लाइट्स को इकोनॉमिकल करने के लिए फेयर्स को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये केवल उस हालात में बढ़ाए जा सकते हैं जब फ्लाइट्स फुल होने लगी, क्योंकि प्रत्येक एयरलाइन कंपटीशन में अपने फेयर्स को कम रखती है जैसे कि वो पैसेंजर्स को अट्रैक्ट कर सके। आपने देखा होगा कि अगस्त महीने के अंदर में मैक्सिमम लोड फैक्टर स्पाइसजेट का था, जो कि 84%। पिछले साल या कोविड के पहले स्पाइसजेट 92-93% किया करती थी। तो बहुत सारी सीट जब वेकेंट जाती हैं तो फेयर्स कम होते हैं, लेकिन क्योंकि दशहरा दिवाली का समय आ रहा है, लोग 2 साल से ट्रैवल नहीं किए हैं, वेस्ट बाउंड ट्रैवल जो कि यूरोप यूएस से होता है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि वीजा ग्रांट करने में यूएस गवर्नमेंट पर्टिकुलरली नाकाम रही है। डेट्स 2 साल के बाद की मिल रही है वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, तो लोग डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं। और तीसरी पॉइंट ये है कि स्पाइसजेट को डीजीसीए ने कहा है कि वो केवल 50% अपने फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति और टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है वो है, और डीजीसीएस एनहांस सर्वेलेंस कर रहा है स्पाइसजेट के ऊपर। तो शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग दशहरा दिवाली की वजह से, तो इसका सीधा का सीधा असर फेयर्स पे पड़ रहा है, जो कि पैसेंजर्स को देना पड़ेगा अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं इस दौरान। क्योंकि जब, जैसे ये भी ऑडियंस को, आपके स्पेक्टेटर्स को पता होना चाहिए, व्यूअर्स को, कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो फेयर्स करती है वो बकेट सिस्टम से करती है। जिन्होंने इसी दशहरा दिवाली के लिए टिकट 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले लिए थे, उन्होंने बहुत साधारण फेयर्स दिए हुए हैं, वो कि ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब आप फेयर्स 60%, 70, 80, 90% और लास्ट 10% की सीट लेते हैं तो फेयर सबसे हाईएस्ट होते हैं। ये रेवेन्यू मॉडल है जो कि इंडियन कैरियर्स ही नहीं, दुनिया की तमाम एयरलाइन फॉलो करती हैं। और जब भी फ्लाइट फुल होती है, तो जैसे आपने उदाहरण दिया कि 20,000 का फेयर हो रहा है, 25,000 का फेयर हो रहा है, तो ये केवल आखिरी 5%, 3% सीटों का होता है। लेकिन बाकी जो 95-97% सीटें बेची गई है वो निरंतर कम फेयर्स पे बेची गई हैं। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा एज एन एयरलाइन एनालिस्ट, कि ये एक अच्छी खबर है एयरलाइंस के लिए, क्योंकि पिछले समय से इंडिगो को इंक्लूड करने, जो कि 58% मार्केट शेयर कमांड करती है, वो भी नुकसान भुगत रही है, क्योंकि एटीएफ के दाम ज्यादा हैं जी, फेयर्स ज्यादा नहीं थे, तो वो रिकवर नहीं कर रहे थे। Absolutely. तो एक दौर आएगा कि हाँ, यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, यानी कि आप विलियम वॉल्श साहब की जो थ्योरी है, जो आईएटीए के हैं, जो वो कह रहे हैं कि भाई डिमांड भले कितनी हो, जो टिकट्स हैं वो अपस्टिक कितना क्यों ना दिखा रहे हो, लेकिन अभी भी वो भरपाई हो नहीं पाई है एयरलाइंस की, जो नुकसान उसको कोविड के दौरान हुआ है। देखिए, आप ना लिस्टेड एयरलाइंस के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जैसे इंडिगो ने जो सेकंड क्वार्टर था उसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर के बाद में 10 करोड़ रुपया प्रतिदिन का नुकसान हुआ था। तो कैसे भरपूर्ति की जा सकती है इस चीज की? तो केवल जब रेवेन्यूज बढ़ेंगे और फेयर्स ज्यादा होंगे, सीट्स ऑक्यूपाई करेंगी, तो ये एक बहुत टेम्पररी फिनोमिनन। जब आप देखेंगे कि दिवाली खत्म होती है और जब तक न्यू ईयर का ट्रैफिक टूरिज्म नहीं बढ़ता है, तब फेयर्स फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये मैं मानता हूं कि आवश्यक है, एक, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रैवल करें। दूसरा, आप टिकट हमेशा पहले खरीदें, प्लान मैनर में खरीदें। तीसरा, एयरलाइन को भी कुछ पैसा बनाने दें, जैसे कि वो बंद होने की कगार पे नहीं आए। एम्प्लॉइज को जो कोविड के पहले सैलरी एमोल्यूमेंट्स कट किए गए थे, उनको रिस्टोर किया जा सके। बिल्कुल नहीं, आपके इस बात से मैं सहमत हूं सर, क्योंकि यस सर, एब्सोल्युटली सर। एविएशन सेक्टर सर कितने बुरे दौर से गुजरा है और गुजर रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, और उसकी सेहत दुरुस्त करने के लिए हर मोर्चे पर काम किए जाने की जरूरत है। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन आती है सर कि जैसे ही एयरफेयर बढ़ते हैं तो फिर पैसेंजर भी जो है वो शायद डिस्करेज होते हों कि वो दूसरे मोड्स से ट्रांसपोर्टेशन का जरिया लें।
तो ऐसे में तो फिर अंततोगत्वा नुकसान फिर से एयरलाइंस का ही होने वाला है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एयरफेयर भी मॉडरेट रहे, पैसेंजर का जो फ्लो है वो भी बना रहे? ये आपने बहुत सही कहा कि ये डिमांड सप्लाई की बात है। कोई एयरलाइन नहीं चाहेगी कि डिमांड कम हो, जैसे कि वो 60-70% सीटें भी ना भर पाए। तो वो हमेशा अपने फेस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि मार्केट स्टिम्युलेटेड रहे। लेकिन आज के जो दौर पे, जैसे मैंने बताया पहले, कि फेयर्स हाई जरूर है, तो केवल वो पैसेंजर ट्रैवल करेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि सारे समय, पूरे साल, चाहे फेस्टिवल टाइम हो, नॉन फेस्टिवल टाइम हो, छुट्टियों के दौर हो, नॉन वर्किंग का दौर हो, फेयर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। ये रेलवे बस की तरह नहीं है जहाँ की फेयर्स फिक्स किए जाते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में बकेट मॉडल, रेवेन्यू मॉडल फॉलो किए जाता है, और यहाँ पर फेयर्स जैसे जैसे विमान भरता रहता है, फेयर बढ़ते रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है पैसेंजर्स को जिनको ट्रैवल करना है, जैसे अभी न्यू ईयर के वक्त ट्रैवल करना है, तो इंतजार ना करें कि न्यू ईयर के वक्त फेयर्स हाई हो जाए और आप कंप्लेन करें। आज अगले हफ्ते दिसंबर महीने के टिकट खरीदें और आपको वो एक अट्रैक्टिव फेयर बैंड पे मिलेंगे। ऑलराइट सर। अच्छा, थोड़ा सा गवर्नमेंट डेटा अगर मैं देख रहा हूँ, जो अगस्त के जो नंबर ऑफ डेली डोमेस्टिक ट्रैफिक है वो 3.3 लाख पैसेंजर्स था। अभी वो सितंबर में थोड़ा सा उसमें 2%, 1.5-2% का इजाफा हुआ है। मामूली ही है, 3.4 लाख पैसेंजर जो डेली डोमेस्टिक ट्रैफिक है उसका, तो थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी आपको क्या लगता है, क्या ये डेली डोमेस्टिक ट्रैफिक है वो आगे बढ़ेगा? और अगर ये बढ़ता है तो जो डिमांड से फिर जो सर्ज होता है, क्या वो आप देखते हैं फेयर में आने वाले दिनों में? देखिए, खाली सितंबर का फिगर मत लीजिएगा। मई के वक्त में 3.8 लाख पैसेंजर प्रतिदिन डोमेस्टिक सेक्टर पे ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन जब जून महीने के अंदर में फेयर बढ़े तो इसके अंदर ड्रॉप हुआ, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग जून और जुलाई के अंदर। अगस्त में थोड़ी बढ़त हुई है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, सितंबर में और हुई है। अक्टूबर में क्योंकि फेस्टिवल मंथ है, ज्यादा लोग जाएंगे। लेकिन नवंबर में जब फेस्टिवल हो जाता है, एक तो क्या है कि एयरलाइन भी चाहती है कि वो मार्केट को स्टिम्युलेटेड रखें, कि पैसेंजर्स आए, ट्रैवल करें, और उनको ये इस बात का पूरा अंदाजा है कि जब भी फेयर्स बढ़ाए जाते हैं, एक सर्टेन सेगमेंट के लिए फेयर्स अनअफोर्डेबल हो जाते हैं और वो एयर यात्रा नहीं करते हैं। तो एयरलाइन को भी इस चीज के ऊपर में कांस्टेंट एक्शन रहता है कि हम देखें कि क्या लेवल पे फेयर्स रखे जा सकते हैं। ये आपको हैरानी होगी कि इवन इस दौर के ऊपर में हम ये समझे कि एयरलाइंस अक्टूबर महीने के अंदर में, क्योंकि फेयर्स हाई हैं, इसलिए वो खूब बम्पर प्रॉफिट बनाएंगे। जब आप लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वार्टर है और अक्टूबर महीने के अंदर में भी 60-70% सीटें जो कि सितंबर में खरीदी गई हो या अगस्त महीने में भी खरीदी गई हो, वो कम दाम पे बेची गई हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू जो है मिलता है एयरलाइन को। और आप ये भी मत भूलिएगा कि अधिकतर पैसेंजर ये समझते हैं कि जितना हम फेयर दे रहे हैं तो तमाम राशि एयरलाइंस के पास जा रही है। मत भूलिएगा कि 33% के करीब राशि सरकार पे टैक्स पे जाती है, एयरपोर्ट के लिए जाती है, सिक्योरिटी के लिए जाती है। तो एयरलाइन को जो मिलता है लगभग 60% ऑफ द फेयर मिलता है। एब्सोल्युटली सर, यानी कि अपनी चिंताएं हैं एयरलाइंस की भी। एक आखिरी सवाल संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो शायद सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि मुंबई दिल्ली मुंबई वाला जो रूट है, इस पे एक जमाने में दिखता था 2200-2100 रुपए की फ्लाइट्स भी दिख जाती थी, तो अब भूल जाए सर वो दिन? अब नहीं, मैं चाहूंगा कि डीजीसीए को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। अगर एयरलाइंस ने डीजीसीए को, जब उन्होंने अपना समर शेड्यूल या विंटर शेड्यूल दिया गया था कि हम कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे, और डीजीसीए ने उस मात्रा को अप्रूव किया है, और वो एयरलाइन इस समय 20%, 25% फ्लाइट्स कम ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो अपनी और कैपेसिटी ऑगमेंट करें, क्योंकि जैसे ही कैपेसिटी का ऑगमेंटेशन होगा मार्केट में, स्वाभाविक है कि फेयर में ड्रॉप आएगा। तो डीजीसीए को अपना प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए। एयरलाइंस को बुलाएं कि आप कितने प्रतिशत फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। आपने जब कहा था हमको प्रपोजल के अंदर में कि आप इतनी फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और वो नहीं कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि वो अपने सैंक्शन फ्लाइट्स को पूरी तरह से मार्केट में ऑपरेट करें। जैसी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन आएगा, आप देखेंगे कि फेयर ड्रॉप होता है। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव सर, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच।
और आज की हमारी एक और महत्वपूर्ण कवर स्टोरी, बेटिंग यानी कि सट्टेबाजी और सट्टेबाजी को इंडोर्स करते हुए गेम्स और इनसे जुड़े हुए एप्स के खिलाफ अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। भारत सरकार ने बेटिंग एप्स के विज्ञापन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी तमाम प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और न्यूज वेबसाइट्स के लिए जारी की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी में इन सभी पार्टी से कहा है कि वे बेटिंग यानी कि सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन दिखाना बंद करें। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी में यह बात बेहद सख्त और चेतावनी भरे अंदाज में कही है। सरकार ने कहा है कि निजी सैटेलाइट चैनल्स विदेशों में आधारित ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स या उनकी सरोगेट न्यूज वेबसाइट से जुड़े विज्ञापन न दिखाएं। इसके अलावा उन्हें ऐसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस को दिखाने से भी मना किया गया है जिनके जरिए ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को सरोगेट तरीके से यानी किसी बहाने से दिखाया जाता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को भी सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाने से इनकार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ खेलने पर कानूनी रोक है। ऐसी गतिविधियां कंज्यूमर्स, खास तौर से युवाओं और बच्चों के लिए आर्थिक और सामाजिक नुकसान बहुत बुरी तरह से पहुंचा सकती है। यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने विज्ञापनों को लेकर एडवाइजरी जारी की हो। इससे पहले 2020 में भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स को लेकर सरकार की सख्ती यूं ही नहीं है। दरअसल बेटिंग गेम्स की लत लगती है जिससे लोग एक वक्त के बाद तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक स्पोर्ट्स बेटिंग पारंपरिक कसिनो के मुकाबले ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। नॉर्टन साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक 81% भारतीय ऑनलाइन गेमर साइबर हमलों के कारण औसतन 7,894 रुपए गंवा चुके हैं। ये जो मनी है करोड़ों में। और ऑस्ट्रेलिया में हुए एक सर्वे में सामने आया कि ऑनलाइन गेमर को सिगरेट शराब की लत का खतरा 3 गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बार बार एडवाइजरी जारी करने के बाद भी क्यों बेटिंग गेम्स के विज्ञापन चलते रहते हैं और धड़ल्ले से चलते हैं। और इसमें हमने देखा कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इनको एंडोर्स करते हुए नजर आते हैं। तो क्यों आम लोगों के हेल्थ से इनको जो है कमाई के मौके दिए जा रहे हैं, क्यों आम लोगों के मनोविज्ञान से खेलने की कोशिश हो रही है और कब इन पर अंकुश लगेगा, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की पूर्व सेक्रेटरी जनरल श्वेता पुरंदरे जुड़ चुकी हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद है आपसे हमने पिछली बार भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि जो ऑनलाइन बेटिंग गेम्स हैं और इनको लेकर जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट चल रहा है और उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर रोक नहीं लग पा रही है। स्पष्टता कहां नहीं है? क्या कानून में स्पष्टता नहीं है या फिर हमारी सोच में स्पष्टता नहीं है? मेरा ऐसा मानना है स्पष्टता तो जरूर है अगर कोई देखना चाहे तो, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि एडवाइजरी जारी हो चुकी है जून महीने में। 4 महीने पहले ये एडवाइजरी जारी हुई थी। फिर भी देखा गया कि क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, टेलीविजन पे इश्तहार आ रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये एंडोर्समेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन बेटिंग के प्लेटफॉर्म के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स शहरों में दिखे जा रहे हैं। तो इस कानून का उल्लंघन ज़रूर हो रहा है और सरकार ने एक्शन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। मगर ये गेमिंग जो सेक्टर है इसे सनराइज इंडस्ट्री कहा जा रहा है क्योंकि भारत में 500 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और ये इंडस्ट्री का रेवेन्यू इतना बड़ा है कि करीब 30,000 करोड़ का ये रेवेन्यू होने जा रहा है 2025 तक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेमिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और सभी को उससे फ़ायदा उठाना है, चाहे इससे सामाजिक या आर्थिक नुकसान हो, और ये बहुत बुरी बात है। एब्सोल्युटली मैम, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि हम अभी तक तय नहीं कर पाए? क्योंकि जब भी इस तरह की बहस होती है तो गेमिंग इंडस्ट्री एक तर्क को लेकर सामने आती है कि साहब गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस।
अब स्वाभाविक रूप से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम किसको गेम ऑफ स्किल समझेंगे और किसको गेम ऑफ चांस समझेंगे। क्या ये बार बार उलझा देते हैं कानूनी पचड़ों में, कभी कोर्ट का सहारा लेकर, कभी पुराने कानूनों का हवाला लेकर, या ये धड़ल्ले से कानूनों को बिल्कुल ठेंगा दिखाकर परोस रहे हैं इन ऑनलाइन बेटिंग गेम्स को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से मसाला डाल के परोसा जा रहा है, मेरा तो कहना है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व है। और आप देखते हैं कि फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज सभी इसमें शामिल है, विदेशी भी नहीं, अपने देश के भी जो एस्पिरेशनल जिनकी इमेज है कि जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं, ऐसे स्पोर्ट्समैन, और इवन मैं कहना चाहूँगी कि युवतियाँ भी जो एस्पिरेशनल इमेजेस है वो इनमें शामिल है। जब ये एंडोर्समेंट डील करते हैं तो क्या इनके कानूनी सलाहकार उनको ये बता नहीं सकते कि ये चीज़ कानूनी है या गैर कानूनी है? और बहुत सारे ये ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है और जो इंडियन कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम, लेकिन इसमें अभी तक सरकार सिर्फ एडवाइजरी तक क्यों सीमित है? हमने देखा आस्की भी कुछ गाइडलाइंस लेकर आया था इससे पहले, और ये कहा गया था कि आप डिस्क्लेमर भी देंगे और बताएंगे कि किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है एंडोर्सर का, लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट भी लेकर आ रही है इतनी लंबी बहस के बावजूद सिर्फ एडवाइजरी। तो क्या सिर्फ एडवाइजरी को ये लोग एंटरटेन करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये आप सिर्फ एडवाइजरी को एंटरटेन करेंगे। आपको नहीं लगता है कि अब एक ठोस कानून को सामने लेकर आना चाहिए सरकार को भी? ठोस कानून तो जरूरी है ही, ये एडवाइजरी पे एडवाइजरी दे के कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटीज तो एंडोर्समेंट करते ही जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि तीन मेजर ऐसी चीजें हैं जो सरकार कर सकती है। पहले तो ऐसे बेटिंग और सट्टेबाजी वाले प्लेटफॉर्म्स जो है उनके ब्रांड नेम का उपयोग किसी और उत्पाद के लिए या सर्विसेज के लिए देना ही नहीं चाहिए। उनके लोगोस का इस्तेमाल भी करने से उनको प्रतिबंधित करना चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स जर्सीज पे वो लोगो होता है और वो क्रिकेटर्स पहन के मैचेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरी बड़ी चीज है कि डिजिटल मीडिया पे अगर आप बेटिंग ये कीवर्ड डालते हैं तो आपको सैकड़ों उस पे रिजल्ट आते हैं, आपको अलग अलग बेटिंग प्लेटफॉर्म पे वो लेके जाते हैं। तो ये गूगल एडवर्ड्स की रोकथाम करना क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये जरूर पॉसिबल है। Absolutely. आपको याद होगा कि लैंगिक परीक्षा जब होती थी कई साल पहले, लड़कियों के भ्रूण हत्या होती थी, तो तभी ऐसा कानून लाया गया था कि इसकी गूगल पे ये एड वर्ड को ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये बेटिंग का वर्ड आप आज भी देखते हैं, और आज आपको घर बैठे बैठे समझ में आएगा कि कौन से कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म है। नहीं श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बेटिंग अपने आप में गैर कानूनी है हिंदुस्तान में। अगर कुछ शहरों को अगर छोड़ दिया जाए जहां पर इजाजत है, कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो बेटिंग अपने आप में गैर कानूनी है। लेकिन उसके बावजूद आप गूगल कर लीजिए, प्ले स्टोर में चले जाइए, बेटिंग एप्स की भरमार पड़ी हुई है, और वो बाकायदा बेटिंग एप्स आपको अपने झांसे में ले रहे हैं, आपसे आपका रियल मनी इन्वॉल्व करवा रहे हैं, पैसा लगवा रहे हैं, आपको जुए की, सट्टेबाजी की लत लगवा रहे हैं, और इसके पीछे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का, सेलिब्रिटीज का। और जब सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स बीच में आते हैं तो एक आम आदमी सोचता है कि इतने बड़े लोग अगर इसको एंडोर्स कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये लीगल ही होगा। लेकिन इसके बावजूद आज हम सिर्फ एडवाइजरी जारी अगर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पर और एक बार फिर से विचार करना चाहिए। इस एडवाइजरी में बड़े सख्त लहजों में बात की गई है, हम ये मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी को कितना एंटरटेन करेंगे इस तरह की बेटिंग एप्स और उनको बढ़ावा देने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और कंपनीज हैं, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। थैंक यू सो मच श्वेता पुरंदरे। जी एंटरटेनमेंट के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल 22 दिसंबर को यह डील साइन हुई थी।
इस मर्जर के बाद जी सोनी देश का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। सीसीआई की तरफ से शर्तों के साथ डील को मंजूरी दी गई है। आपको बताएं कि एनएसई बीएसई से डील को मंजूरी मिल चुकी है। एनसीएलटी ने जील को शेयर धारकों को डील पर मंजूरी लेने को कहा है। जील 14 अक्टूबर की बैठक में शेयर धारकों की मंजूरी भी लेगा। पिछले कुछ दिनों में हार्ट अटैक की आई तस्वीरें परेशान कर रही हैं। गरबा या रामलीला के दौरान हार्ट अटैक से कई मौतें हुई हैं। आखिर गरबा या जिम में वर्कआउट के दौरान युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक की वजहें क्या हैं? क्या दिल के इशारे को समझने में हम कोई बड़ी चूक कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। फेस्टिव सीजन है, गरबे की धूम है। विरार में 35 साल और गुजरात के आणंद में 21 साल के युवक की गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु कई सवाल पैदा करती है। इन सभी मामलों में इन युवकों को कोई बीमारी नहीं थी, ये फिजिकली फिट थे, लेकिन हार्ट अटैक के शिकार हो गए। यूपी के अयोध्या में भी रामलीला के दौरान रावण की भूमिका निभा रहे 60 साल के एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब हार्ट अटैक से इस तरह की मौत का मामला सामने आया हो। गरबा, रामलीला, डांस या वर्कआउट के दौरान अचानक हार्ट अटैक के ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि सडन हार्ट अटैक के इन मामलों में अधिकांश युवा शिकार हुए हैं। हाल के दिनों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी परेशान करने वाली है, लेकिन युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के पीछे की वजहों को जानना भी जरूरी है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर की मांसपेशियों को हेल्दी रखता है। इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटेशियम और सोडियम खनिज तत्व आते हैं। ये हमारे खून और यूरिन में मौजूद होते हैं, लेकिन इसका इम्बैलेंस होने से व्यक्ति कोमा या कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो सकता है। ऐसे में जब कोई एक्सरसाइज या थकान वाला कोई काम करता है, तब पसीने और यूरिन के जरिए ये इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं। अगर समय रहते इनकी भरपाई नहीं हो पाती है तो व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। इस तरह के मामलों को साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक तेज आवाज में डीजे बजने और तेज शोर से भी दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। ऐसी स्थिति को मेडिकल साइंस की भाषा में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसकी वजह से किसी इंसान के शरीर में खून के थक्के बनने, स्ट्रोक और हार्ट फेल हो जाने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में हार्ट की समस्या से जूझ रहे लोगों को तेज आवाज से बचना चाहिए। वहीं पोस्ट कोविड इम्पैक्ट को भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कोविड के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या हो रही है। इसमें फेफड़ों से गुजर रही धमनियों में खून के थक्के बनने लगते हैं। इस वजह से लंग फंक्शन में कमी आती है और खून में ऑक्सीजन की मात्रा गिरने लगती है। ये भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल के इशारों को भी समझना बेहद जरूरी है। छाती में दर्द, बाईं ओर पीठ और हाथ में दर्द का उभरना, थकान, ज्यादा पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत, पैर के पंजे, टखने और अन्य हिस्से में सूजन की शिकायत हार्ट अटैक आने से पहले के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा चक्कर आना और लंबे समय तक सर्दी या इससे संबंधित लक्षणों का बना रहना भी दिल के दौरे की ओर इशारा करता है। ऐसे लक्षणों को कतई इग्नोर ना करें। तत्काल डॉक्टर के पास जाएं, बताई गई जांच कराएं। मजबूत इरादों के साथ दिल को भी मजबूत रखें। हार्ट की बीमारी से बचने का यही कारगर तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। सीएनजी जो अभी तक 80 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, अब वही 6 रुपए बढ़कर 86 रुपए प्रति किलो मिलेगी। वहीं पीएनजी के दाम 48 रुपए 50 पैसे से 4 रुपए बढ़ाकर 52 रुपए 50 पैसे कर दिए गए हैं। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद लोगों का क्या कहना है, ये जानने समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। सीएनजी के दाम तकरीबन 6 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। जो अभी तक 80 रुपए प्रति किलो था सीएनजी, अब वो 86 रुपए प्रति किलो हो गया है। सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा जो गुस्सा या नाराज़गी कही जाए, वो देखने को मिली है टैक्सी वालों के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि अभी वापस सीएनजी के दाम बढ़े हैं, तो किस तरह से आप अपना चला रहे, टैक्सी कैसे चला रहे हो, क्या है? कहने के लिए 25 रुपये मीटर था, हमने उसको किया था कि 35 रुपया किया जाए। 35 नहीं करने की वजह से 20-80 किए उनने,
और उसके बावजूद भी फिर 86 गैस हो चुका है। 84 रुपीज़ जब गैस था उस वक्त मीटर जो था 23 रुपीज़ था, और 25 रुपये मीटर होने के बाद लगभग कुछ 59 के आसपास ही था। उसके बाद फिर जब गैस का भाव बढ़ते गया और आज उसका डबल रेट हो चुका है। टैक्सी का जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, अभी तक सिर्फ रेट 3 रुपया बढ़ा है और गैस का भाव 6 रुपये बढ़ गया। अभी तो महंगी हो गई सीएनजी, फिर महंगी हो गई भाई। तो अभी कितने की भरवाएंगे? पहले कितने की भरवाते थे? अभी 50-60 रुपये फर्क पड़ेगा पहले से अभी में। अच्छा, तो पहले कितने का भरवाते थे सीएनजी? 600 के भराते थे। कैसे चलाएंगे अब? तो वैसे ही चलेगी जैसे चलता है, और कैसा चलेगी साहब। सीएनजी तो डालना ही पड़ेगा, चाहे 100 का भी करेगा तो डाल के चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो खड़ा करना पड़ेगा। दूसरा क्या रास्ता है? रोज रोज बढ़ता है सीएनजी। एक बार बढ़ा दें, जो बढ़ाने में वो ठीक है, लेकिन घड़ी बढ़ाते हैं 6-6 रुपये 8-8 रुपये। हम लोग का तो मीटर एक ही बार बढ़ता है ना। अब सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं तो उनका यही कहना है कि आखिर अब जाए तो जाए कहाँ। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। सपने भी हकीकत बन जाते हैं। ऐसा ही काम पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी ने किया है, मानव ड्रोन बनाकर। कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए इस खास ड्रोन को विकसित किया है, जबकि अब यह कंपनी आपको जबरदस्त ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए भी काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि आप अपने घर की छत से ही सीधे अपने जरूरी काम से निकलें और ट्रैफिक जाम में ना फंसें। ये है मानव ड्रोन। इस ड्रोन में एक व्यक्ति सवार है। यहां मुश्किल हालात से बाहर आने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस मानव ड्रोन को बनाने के पीछे मकसद है क्या। दरअसल भारतीय नौसेना को मुश्किल हालात में मदद पहुंचाने के मकसद से इस ड्रोन को विकसित किया गया है। ये किसी भी बिगड़ते हालात में वहां पहुंचकर मदद पहुंचाने के लिए आ जाता है। इस ड्रोन को पता है कि समुद्र की चुनौतियां हैं क्या। ईंधन भरने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये काम खर्चीला है और जोखिम भरा भी। ऐसे में ये ड्रोन अपना काम करना बखूबी जानता है। So in this case, this scenario, this platform can pick up to 100 kgs of cargo, or with medical evacuation, somebody you can sit on it, as you saw me flying over here, and then can take it off from one ship and then land on another one. रही बात ये मानव ड्रोन कितना सुरक्षित है, तो बता दें कि अगर कभी इस ड्रोन के साथ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाएं, तब भी इसमें बैलिस्टिक पैराशूट मौजूद है, जो आसानी से अनहोनी होने की सूरत में आपको बचा सकता है। यही नहीं, इसकी बैटरी कमजोर पड़ने पर भी इसकी उड़ान पर ज्यादा असर नहीं होता। 30 से 40% बैटरी खराब होने पर ये अपना मकसद तब भी पूरा कर सकता है। स्टार्टअप कंपनी को भरोसा है कि वो आने वाले 3-4 सालों में ट्रैफिक से निजात दिलाते हुए आपको जल्द ही अपने दफ्तर, घर या फिर जरूरी काम से सही समय पर पहुंचने में मददगार साबित होगा। कंपनी इस दिशा में जोर शोर से काम कर रही है। The time when you travel through a city, even a span of 10 kilometers can take up to an hour, and cities like Pune, Mumbai, Delhi, Chennai, that's the time it takes. So in 3.5 years time post the certification, we are looking at a big way for urban air mobility, where you can, just type in your address and you can have a drone coming and landing up on your terrace. इस मानव ड्रोन को पुणे स्थित सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर डिजाइन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज नवमी का दिन है और पूरे देश भर में नवरात्र की धूम जारी है। नवमी के मौके पर अब आपको सूरत से महाआरती का अद्भुत वीडियो दिखाते हैं, जहां 30,000 भक्तों ने एक साथ मां की महाआरती की। ऐसा लगा मानो धरती पर तारे जगमगा रहे हैं। मां की महाआरती। धरती पर सितारों जैसा नजारा। भक्तों ने जलाए लाखों दिए।
ये भव्यता है माता रानी की। चारों ओर जगमगाते दीपक और माता की आरती गाते ये भक्त सूरत के हैं, जो हर साल पिछले 28 साल से नवरात्रि के पावन पर्व पर इसी तरह अष्टमी के दिन महाआरती का आयोजन करते हैं। सूरत के उमिया धाम मंदिर में आयोजित इस महाआरती में मां के करीब 30,000 भक्त शामिल हुए हैं। आसमान से देखने पर यह नजारा इतना भव्य है कि हर कोई महाआरती में शामिल होना चाहेगा। धरती पर आकाश में जगमगाते तारों जैसा ये नजारा संसार में शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ करीब 30,000 से ज्यादा लोग माता के मंदिर में अपनी आराध्य देवी को प्रसन्न करने के लिए लाखों दिए जला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाअष्टमी के पर्व पर उज्जैन के प्रसिद्ध 24 खंबा मंदिर में मदिरा का भोग लगाया गया। जिले के कलेक्टर ही महालया देवी को ये भोग लगाते हैं। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से चली आ रही इस परंपरा पर यह रिपोर्ट। ये है मदिरा यानी शराब की देवी महालया। उज्जैन के डीएम खुद देवी को मदिरा का भोग चढ़ा रहे हैं। और तो और प्रसाद में शराब भी बांटी गई। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हैरान मत होइए। दरअसल ये प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है, जिसे उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से लोग निभाते आ रहे हैं। महाकाल मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है 24 खंबा माता मंदिर, जहां देवी महामाया और देवी महालया विराजमान है। डीएम आशीष सिंह ने देवी को मदिरा का भोग लगाया। इसके बाद श्रद्धालुओं को देवी की भोग लगाई गई मदिरा का प्रसाद बांटा गया। मदिरा का प्रसाद लेने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। पूजा और आरती के बाद डीएम ने शराब की हांडी लेकर शहर में शराब की धार चढ़ाने की शुरुआत की। दुर्गा अष्टमी पर शहर में 27 किलोमीटर क्षेत्र में शराब की धार लगाई जाती है। इस दौरान शराब की धार नहीं टूटती है। डीएम ने मदिरा की देवी से उज्जैन में प्रधानमंत्री के होने वाले दौरे की सफलता के लिए मनोकामना मांगी। माता से यही मैंने प्रार्थना करी है कि न केवल मध्य प्रदेश, देश में, विश्व में कल्याण हो, शांति की स्थापना हो और सभी प्रकार के, चूंकि इस पूजा का महत्व ही सभी प्रकार की विपत्तियां और संकट दूर करने का है, इसीलिए जितने भी यहाँ के कार्यक्रम होने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर दूसरे आयोजन होने वाले हैं, सभी प्रकार की विपत्तियां और संकट उनसे दूर रहें, ये भी प्रार्थना करी गई। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी। सम्राट विक्रमादित्य माता महालया और महामाया के साथ ही भैरव का पूजन कर नगर पूजा करते थे, जिससे नगर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। अब राजा तो रहे नहीं, इसलिए जिले के डीएम को पूजा और भोग लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। राजा विक्रमादित्य ने जो पूजा दी थी, अब वो तो है नहीं। अब राजा कलेक्टर साहब है हमारे उज्जैन के, तो इसलिए महामाया महालया के चरणों में पूजा देते हैं। पूजा में यह है कि मदिरा का भोग दिया जाता है। मदिरा का भोग इसलिए दिया जाता है माँ को कि माँ क्रोध में ज़्यादा देती है, तो जो है मदिरा का भोग उनको दिया तो माँ जो है शांति में हो जाती है। 24 खंबा माता मंदिर पर महाअष्टमी के पूजन और मदिरा का प्रसाद के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। 24 खंबा मंदिर 1000 साल पुराना बताया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कल दशहरे पर जी बिजनेस की खास पेशकश, दिन भर देखिएगा हमारे साथ। दशहरे पर हमारी खास पेशकश 10 फ्रॉड का दहन। देखिए, कल पूरे दिन हमारे साथ होंगे अलग अलग फ्रॉड्स को समझाने वाले खास एक्सपर्ट्स, जो बताएंगे कि आज के रावण रूपी 10 फ्रॉड्स जो आपकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं, उन्हें कैसे पहचानना है और उनसे कैसे बचना है, उनका दहन कैसे करना है।
सब आसान भाषा में। देखना मत भूलिएगा हमारी खास पेशकश 10 फ्रॉड का दहन कल दिन भर जी बिजनेस पर। और अब बात बाजार की कर लेते हैं। आज बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1276 अंकों की तेजी के साथ 58,065 के स्तर पर बंद हुआ। दमदार ग्लोबल संकेतों और खासकर अमेरिकी बाजारों की तेजी के चलते निफ्टी की शुरुआत हरे निशान में हुई। निफ्टी ने डबल सेंचुरी लगाकर शुरुआत की और फिर बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 386 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 17,274 के स्तर पर बंद हुआ। कल की गिरावट में काफी लोगों ने शॉर्ट्स यानी कि बिकवाली के सौदे किए थे। आज जब बाजार जोरदार तेजी के साथ खुले तो मंदड़ियों ने शॉर्ट कवरिंग शुरू कर दी। शॉर्ट कवरिंग और नई खरीद से बाजार में हर तरफ हरियाली रही। यूएस मार्केट भी देख लेते हैं, वहां पर किस तरह की कारोबार के संकेत मिल रहे हैं। देखिए जबरदस्त तेजी, 760 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स 30,256 के स्तर पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और नैस्डैक में भी आप देखिए जबरदस्त तेजी, 363 अंकों की तेजी के साथ लगभग 3.5% उछला हुआ 11,177 के स्तर पर कारोबार करता हुआ और लगभग 2.5% यानी कि 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ S&P भी आप देख पा रहे हैं 3,784 के लेवल पर यहां पर भी कारोबार हो रहा है। तो शानदार तेजी अमेरिकी बाजार में। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जिस तरह से ब्याज दरों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसे लेकर यूएन ने उन्हें सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि इससे पूरी दुनिया मंदी की गिरफ्त में आ सकती है। अब ये यूएन क्यों कह रहा है, यूएन के क्या चिंताएं हैं और क्या उसने इस रिपोर्ट में कहा है, डिटेल्स ले रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण से। देखिए, यूएन ने दरअसल अपनी सालाना इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में इन्होंने फेडरल रिजर्व के साथ साथ बाकी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स है उनसे कहा है कि जो रेट हाइक आप लगातार कर रहे हैं उसको आपको रोकना होगा। दरअसल यूएन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लगातार अगर रेट हाइक होते रहे तो दुनिया जो है वो रिसेशन में चली जाएगी। इनफैक्ट इनका कहना है कि लगातार रेट हाइक होते हुए तो बहुत जल्दी जो है वो स्टैगफ्लेशन के हालात जो है वो उभरते नजर आ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी शुरू हो भी चुके हैं। इनका कहना है कि जो रेट हाइक फेडरल रिजर्व या बाकी सेंट्रल बैंक्स लगातार कर रहे हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा वो विकासशील देशों पे होता है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये कह रहे हैं कि असली दिक्कतें जो है वो एनर्जी और फूड आइटम्स के लगातार बढ़ते दाम क्यों है और उसके चलते सरकारों को दूसरे कदम उठाने चाहिए, जैसे कि चीज़ों पर आप प्राइस कैप लगा दीजिएगा। कोई कंपनी अगर ज़्यादा मुनाफा कमा रही है तो उस पर आप टैक्स लगा दीजिएगा, लेकिन इस तरह के रेट हाइक्स आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो सप्लाई साइड के इश्यूज़ है, दरअसल दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो है डिमांड साइड के कहीं ना कहीं कंसर्न्स को यहाँ पे कम करके उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इनका कहना है कि इसके चलते जो डिमांड है उसमें काफ़ी हद तक गिरावट और भी आ सकती है। इनफैक्ट इनका ये कहना है कि फेडरल रिजर्व अगर 1% के आसपास भी ब्याज दर बढ़ाता है तो जो विकसित देश हैं उनके जीडीपी में करीब 0.5% के आसपास की गिरावट आती है और जो विकासशील या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनके जीडीपी में 0.8% के आसपास की गिरावट आती है। ये कह रहे हैं कि अब तक फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाइक किए हैं उसके चलते दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो जो जीडीपी है उसमें $360 बिलियन के आसपास की कमी ऑलरेडी आ चुकी है। और इसी तरह से फेडरल रिजर्व और बाकी सेंट्रल बैंक्स अगर रेट हाइक करते रहें तो इसका सीधा भारी भरकम इम्पैक्ट जो है आपको ग्रोथ पे देखने मिल सकता है। इसके लिए यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर के फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक्स जो है, फेडरल रिजर्व जो है, उनको अब ये रेट हाइक का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था उसको रोकना होगा।